जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, SBNF, पता नहीं क्या क्या आ गया हमारी खेती में। हमने तो सोचा था कि एक खेती ऐसी करेंगे जिसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो, जीव जंतुओं का नुकसान ना हो, ये मृदा का संरक्षण हो और अच्छा खाने को मिले लोगों को। लेकिन कुछ दिनों में पता नहीं इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, आप लोगों की भी होंगी, और इसी के बारे में चर्चा करने में आज आया हूँ। आज जो सबसे ज़्यादा बहस है वो दो चीज़ों में है। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं इस खेती के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो जंग छिड़ी हुई है अगर मैं कह सकूं तो वो प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग में और जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में है। और बीते दिनों में ये हर तरफ से बोला गया है कि जो जैविक खेती है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो बजाय अच्छा काम करने के और ख़राब करती है वातावरण और ज़मीन को, और सब लोगों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती या ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जाना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें जो इसका सिद्धांत है या जो भी इसके फंडामेंटल्स हैं पहले उसको समझने पड़ेंगे, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन दोनों की परिभाषा या डेफिनेशन समझें। तो चलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन समझते हैं। और अगर इसकी परिभाषा को समझना है तो इंटरनेशनल फेडरेशन IFORM से अच्छा क्या होगा, जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को मैनेज करती है, प्रमोट करती है, और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। 120 देश करीब इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको इस तरीके की डेफिनेशन दिखती है। और अगर इसे मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी सस्टेनेबल खेती करनी चाहिए जो ना तो एनवायरनमेंट को, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाए, ना ज़मीन को और ना इंसानों को। और कहीं ना कहीं ये जैव विविधता की भी बातें करते हैं, और लोकलाइज करना चाहिए, हमें देसी चीज़ों पे काम करना चाहिए। और आखिरी बात ये कहते हैं कि हमारा जो पारंपरिक जो हमारे सिद्धांत हैं उनके साथ साथ नवीनीकरण भी लाना चाहिए और थोड़ा सा विज्ञान उसमें जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसी डेफिनेशन के थ्रू तो मुझे समझ में नहीं आता कि जैविक खेती करने से कोई नुकसान होगा, या जो जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो कार्बन बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, या ज़मीन को और ख़राब कर रहे हैं, उत्पादन को गिरा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है जैविक खेती की। चलिए अब बात करते हैं हम नेचुरल फार्मिंग की या प्राकृतिक खेती की। इसकी छोटी मोटी कई जगह डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपको किसी ट्रस्टेड सोर्स से समझना है तो आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाइए तो आपको ये वाली डेफिनेशन दिखेगी। तो अगर आप इस डेफिनेशन को भी देखें तो हम वही बात कर रहे हैं मोर और लेस, कि हम जैव विविधता पे काम करें, हमारा जो पूरा संतुलन है प्रकृति का वो बनाए रखें, हमारे जो मेथड्स हों वो बहुत सस्टेनेबल हों, और कहीं ना कहीं ये लाइव स्टॉक की भी बात करते हैं, जिसका मतलब है मवेशियाँ, स्पेशली देसी गाय। तो अगर आप इन दोनों डेफिनेशन को दोबारा से देखें, अच्छी तरह समझें, तो आप मानेंगे कि कहीं पे भी दोनों जो ये खेती है, चाहे हम इनको अलग अलग ही मान रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं, बट मौलिक तौर पे फंडामेंटली सिर्फ संरक्षण की बात करती है, उत्पादन में क्लैरिटी की बात करती है, और ये कहती है कि हम जहर मुक्त खाना दें और ऐसा दें जो प्रकृति की व्यवस्था को बना के रखे, कहीं भी ये व्यवस्था बिगाड़ नहीं रही है। तो दोनों खेती मेरे हिसाब से और डेफिनेशन के हिसाब से तो बुरी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। जब हम फंडामेंटली एक ही काम कर रहे हैं तो फिर अंतर क्या है। तो अंतर जैसे मैंने बताया, प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग में ये माना जाता है कि गाय, स्पेशली जो देसी गाय है, उसकी ज़रूरत बहुत होती है खेती करने के लिए, और अगर वो नहीं है तो समझ लीजिए आप खेती नहीं कर पाएंगे। तो जैविक खेती में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैविक खेती का मतलब होता है कि जो भी प्रकृति के संसाधन हैं, अब आपके पास अगर गाय नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कार्बन बढ़ाना है, आपको अंदर के सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाने हैं सॉइल के, उसको ज़िंदा बनाना है, तो उसके लिए कार्बन चाहिए। और कार्बन लाने के एक तरीका ऑब्वियसली एनिमल वेस्ट है, जिसमें गाय का गोबर और मूत्र आता है, बट फसलों के अवशेष भी वही काम करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण से ये पत्तों ने जो भी ये एनर्जी बनाई है, जब ये सूख जाएंगे तो ये अगर डिकम्पोज करके मैं ज़मीन पे डालता हूँ, मृदा में डालता हूँ,
तो वही काम करेगा, कार्बन बढ़ाएगा, सूक्ष्म जीव आएंगे, सॉइल का जो है हेल्थ बढ़ेगा और इनपुट कॉस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं, पत्ते झड़ते हैं उसके, वो वेस्ट ही जाते हैं। अगर आप डिकम्पोज करो, और डिकम्पोजिशन आजकल इतना फास्टर है कि आप 45 दिन 50 दिन में अच्छा खासा खाद बना सकते हैं। तो ये मानना कि उसके बिना खेती नहीं होती है तो ये गलत है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ये कहा जाता है कि आपको गाय चाहिए भैया, और देसी गाय ही चाहिए। अगर हम नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती की थोड़ी और बात करें तो अब इसको रिसेंटली जो टर्म मिला है और फोकस बहुत आ गया है इस पे, क्योंकि चाहे गवर्नर ऑफ गुजरात हो मिस्टर देवव्रत, आचार्य देवव्रत, या इनके फाउंडर हों जो सुभाष पालेकर जी हैं, वो इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यही सही तरीका है खेती करने का। इनफैक्ट मिस्टर सुभाष पालेकर ने तो कुछ वीडियोस में यही तक बोला है कि जो जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत घातक है, केमिकल फार्मिंग जैसी ही है, और इनफैक्ट केमिकल फार्मिंग से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अब अगर इसमें थोड़ा सा और समझा जाए ज़ीरो बजट में, तो इसके 4-5 पॉइंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिनको हमें समझना है और इसकी पॉसिबिलिटी देखनी है। पहला, इसमें कहा जाता है कि आप आपका पहले साल प्रोडक्शन बेटर हो जाएगा औरों से, ठीक है। तो प्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 1 साल में ही। दूसरा, आप एक देसी गाय से 30 एकड़ में खेती कर सकते हैं बिना किसी और मैन्योर के। आपको कोई मैन्योर नहीं चाहिए, कोई खाद नहीं चाहिए, कोई पत्तों की खाद मत बनाओ, कुछ मत बनाओ। एक देसी गाय है, 30 एकड़ में आप खेती कर लो। तीसरी जो बात आती है वो इसमें ये आती है कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। जैसे मैंने बोला, ज़ीरो बजट है। ज़ीरो बजट का मतलब है जो खेती के लिए आपको ज़रूरत है वो आपके खेत में ही है, तो आप बाहर से कुछ नहीं लाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, जैविक खेती कर रहा है, तो बाहर से पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, वो कल्चर खरीद रहा है, बैक्टीरिया खरीद रहा है, पता नहीं क्या क्या खरीद रहा है। मैं 6 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। इनिशियल टाइम पे मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया था, और उसके बाद मैंने फसल चक्र से, पेड़ों के पत्तों के अवशेष से, क्योंकि मेरे यहाँ हज़ारों पेड़ हैं, पेरिनियल प्लांट्स जो वृक्ष होते हैं अपार्ट फ्रॉम सीजनल क्रॉप्स, मैं उससे खेती कर रहा हूँ। क्रॉप रोटेशन करता हूँ, मल्चिंग करता हूँ, फसल अवशेष डाल देता हूँ और उसी से खाद बना देता हूँ। तो मैं भी बाहर से कुछ नहीं लेता, लेकिन ये नेचुरल फार्मिंग में माना जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से बहुत सामान आप खरीदते हो और नेचुरल फार्मिंग में आप सब कुछ अंदर से ले लेते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है नेचुरल फार्मिंग में कि ये माना जाता है कि अगर आपका पास पानी की व्यवस्था है तो आप 1 एकड़ से करीब 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मतलब ZBNF से मेरा एक भी पैसा नहीं लगना, एक गाय, देसी गाय से मैं 30 एकड़ की खेती कर सकता हूँ, बाहर से कुछ नहीं लेना, मेरा प्रोडक्शन 1 साल में ही सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो मतलब इससे अच्छा क्या है? मतलब ये इसमें तो सब जुड़ना चाहेंगे लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। तो इसमें हमें थोड़ा सा और समझना है, लाइक आई सेड, प्रैक्टिकलिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। तो वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, प्रैक्टिकलिटीज़ हमें क्या समझनी है? तो हमारे पास केस स्टडीज़ होनी चाहिए और गवर्नमेंट को ये इनेबल करना चाहिए कि जगह जगह केस स्टडीज़ स्प्रेड करे, फैलाए, लोगों को दिखाए कि ये किसान, क्योंकि ZBNF या ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कई स्टेट्स में काफ़ी सालों से हो रही है और ये माना जा रहा है बहुत सक्सेसफुल है। तो वो केस स्टडीज़ कहाँ है, वो किसान कहाँ हैं जिनके पास हम जा सके और समझ सके कि भाई आप कैसे, आप कह रहे हो कि आपके पास एक भी बाहर से कुछ भी चीज़ लानी नहीं पड़ती, आप एंड में ज़ीरो बजट हो जाता है। ज़ीरो बजट में ये भी कहा जाता है कि आप इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो जो भी लागत लगती है वो इंटर क्रॉपिंग से निकल जाती है और वैसे तो कोई लागत लगती नहीं। समझना ये है कि वो गाय कहाँ से आती है जिसका यूज़ करना है, वो भी तो ख़रीदनी पड़ेगी। उस लाइव स्टॉक है तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, उसको खाना भी है, उसकी बीमारियां भी है, तो वो कैसे होती है, वो खर्चा कैसे चलता है। फिर आप टिलिंग या जुताई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो ऑब्वियसली, अगर बड़े खेत हैं जैसे हमारे पास 15 एकड़ है यहाँ पे, उसमें खेती में जुताई कैसे होती है, वो क्या बैलों से करते हैं आप? अगर बैलों से नहीं करते तो ट्रैक्टर से करते हैं। तो ट्रैक्टर कहाँ से आता है, उसका खर्चा कहाँ से आता है, उसकी मेंटेनेंस कहाँ से आती है, डीजल कहाँ से आता है, ये कुछ समझना है हमें। और 1 साल में ही कैसे आप आपका प्रोडक्शन एकदम से बेटर हो जाता है और आपको कोई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है, इसकी केस स्टडीज़ होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि लाइक आई सेड, अगर ऐसा है तो बाकी क्या, मैं भी जुड़ना चाहूँगा, सारे लोग जुड़ना चाहेंगे, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और हमें कहीं ना कहीं सारे किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है।
अभी क्या हो रहा है, इतना कन्फ्यूजन है, हमें ये कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। हमने बहुत मेहनत करी है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो ये केमिकल डला है और इतना सब बर्बाद हुआ है, ये खेती, पानी, ज़मीन, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हमें एक ऐसी खेती चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिससे किसानों की आय बढ़े और हमारे मृदा का संरक्षण हो, लोगों को अच्छा खाने को मिले। ऐसे में जब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आगे सामने कि यार नहीं, आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से कर रहे हैं, अगर आप ZBNF के नाम से कर रहे हैं, तो ही आप सही काम कर रहे हैं। तो ये समझना है। कुछ और बातें समझनी है, वो ये है कि ये कहा गया है, स्पेशली ZBNF को जो मानते हैं या फॉलोअर हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर सुभाष पालेकर, कि जो वर्मी कंपोस्ट है ये ऑलमोस्ट जहर है, क्योंकि जो ये केचुआ है ये विदेशी है, देसी नहीं है। इसकी जो बायोलॉजी अलग है, जीस पता नहीं कौन सी, अपना नहीं है। ये तो बाहर से आता है, तो ये गंदगी फैलाता है। ये क्या करता है, हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करता है और सॉइल में टॉक्सिसिटी या जहर ऐड करता है। अगर ऐसा है तो इतनी गवर्नमेंट एजेंसियां सालों से क्यों वर्मी कंपोस्ट को प्रमोट कर रही है, क्यों जगह जगह सब्सिडरी भी मिल रही है? अगर ये इतना ही घातक है तो बंद हो जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि किसान करे और उसे ये भी ना पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन है, या सॉरी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल रहा हूँ, ये जो प्राकृतिक खेती या जहर मुक्त खेती है या ZBNF है, ये कैसे फैलेगी अगर ये कन्फ्यूजन होगा? सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दोस्तों, जाने से पहले मैं अपनी पर्सनल राय में देना चाहता हूँ, वो ये है कि पिछले 6 साल से ये जहर मुक्त खेती करते हुए मैंने सीखा है कि अगर किसी को लग रहा है इस खेती में अगर आप केमिकल यूज़ ना करें तो खेती हो जाएगी, बहुत छोटी सी चीज़ है, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसमें आपको पूरी प्रकृति की व्यवस्था को समझना है। आप कहाँ रह रहे हैं, आपके लोकल डायनामिक्स क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे देसी चीज़ें कौन सी हैं, पारंपरिक चीज़ कौन सी है, आपका कौन सा पौधा कब उग रहा है, कौन सा कीड़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों कभी आप देखते हैं कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कम हो गया। ये पूरी प्रकृति की एक व्यवस्था है जिसको हमें समझना है, और उसके साथ चल के जो खेती होती है उसको जहर मुक्त खेती कहते हैं। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, प्राकृतिक फार्मिंग नहीं बोल रहा हूँ, ZBNF नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी टाइप्ड हो जाऊँगा कि ये अपना एक नया टर्म ला रहा है। तो ये खेती बहुत ही ऐसी खेती है जिसमें आप समझते ज़्यादा हैं प्रकृति से, उसको देख के, उसके साथ काम करके और उसका संरक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आप फसल चक्र अपनाते हैं, हरी खाद डालते हैं मृदा का संरक्षण करने के लिए, जैव विविधता करते हैं जिससे कि आपके वृक्ष बहुत सारे हों, जिससे बायोडाइवर्सिटी आए, कीड़े मकोड़े आए। तो ये सारी चीज़ है, इनको मिला के आप करते हैं। अब किसको क्या करनी चाहिए, लाइक आई सेड, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। अब मेरे पास अगर हज़ारों पेड़ हैं और उनकी पत्तियाँ झड़ रही हैं, तो क्यों मैं गाय खरीदूं और क्यों मैं वर्मी कंपोस्ट पे जाऊं? दोनों ही चीज़ों पे। और अगर मेरे पास वर्मी कंपोस्ट यूनिट है तो क्यों ना मैं यूज़ करूं उसको? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपली तो वो बहुत अच्छा खाद है, लेकिन अगर वो नहीं है तो क्यों? और अगर ऐसा कोई रिफॉर्म आ जाए जिसमें हम एक ही पेज पे हो, सर्टिफिकेशन भी उसमें बाइंड हो जाए कि अगर आप ABC नहीं कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेशन भी नहीं होगा ऑर्गेनिक, और फिर आपको लोगो भी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट को गाइड करना है, एंड टू एंड पूरा एक प्रोसेस बनाना है। उसके बिना किसान अपने स्तर पे अगर ऐसे ही भ्रमित रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले टाइम में, और ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपना जो है इनपुट वो शेयर करें। आप क्या समझ रहे हैं इस पूरे टॉपिक को लेके, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को इनेबल करना है, और चाहे कितना भी आसपास भ्रम फैले, हमें अपने स्तर पे इसको दूर करके इस मिशन को आगे बढ़ाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि और भी लोग इसमें जुड़ें और अपना इनपुट दें और लोगों के ये काम आ सकता है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें आगे। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा था कि एक चीज़ अच्छी है, दूसरी चीज़ बेकार है,
आप ऐसे करो, आप वैसे करो। पिछले 3 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। नई चीज़ें अच्छी हैं एज़ लॉन्ग एज़ सब एक पेज पे हों, एज़ लॉन्ग एज़ वो प्रकृति के साथ चल रही हो, एज़ लॉन्ग एज़ वो किसान की आय बढ़ा सकें और लोगों को अच्छा खाना दे सकें। जय हिंद।